ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए दक्षिण चीन सागर में भारतीय समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। श्रोताओं नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं दक्षिण चीन सागर में भारतीय समुद्री सुरक्षा चुनौतियां। इस विषय पर चर्चा के लिए आज आकाशवाणी की ओर से आमंत्रित हैं पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि भारतीय नजरिए से दक्षिण चीन सागर की क्या महत्ता है और हमारी जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उसके लिए यह किस प्रकार महत्वपूर्ण बन सकता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि दक्षिण चीन सागर में चल रहे जो विभिन्न विवाद हैं वो कौन से विवाद हैं। पहला तो एक संप्रभुता पर विवाद है। दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में चीन, ताइवान और वियतनाम पैरासेल द्वीप समूह की संप्रभुता पर विवाद रखते हैं, जिन पर चीन ने वर्ष 1974 से कब्जा कर रखा और प्रतास द्वीप पर चीन और ताइवान दोनों दावा करते हैं, जिस पर अभी ताइवान का नियंत्रण है। सागर के दक्षिणी भाग में चीन, ताइवान और वियतनाम लगभग 200 स्प्रैटली द्वीपों में से प्रत्येक पर दावा करते हैं, जबकि ब्रुनेई, मलेशिया और फिलीपींस उनमें से कुछ पर दावा रखते हैं। तो वियतनाम इस द्वीप श्रृंखला में सबसे अधिक लैंड फीचर्स पर कब्जा रखता है, जबकि ताइवान का कब्जा इसके सबसे बड़े द्वीप पर है। और सागर के पूर्वी भाग में चीन, ताइवान और फिलीपींस स्कार्बरो शोल पर दावा करते हैं, जिस पर चीन ने वर्ष 2012 से नियंत्रण कर रखा है। तो इसके चलते चीन की एक 9 लाइन है और ताइवान की 11 लाइन है। तो उसके चलते 200 समुद्री मील के सैद्धांतिक विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं EEZ, तो EEZ के साथ इनमें ओवरलैप चल रहा है, जिन पर 5 दक्षिण पूर्व एशियाई देश जैसे कि मैंने बताया ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम वर्ष 1994 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय, जिसको हम अनक्लॉस बोलते हैं, उसके तहत अपनी मुख्य भूमि तटों से निकट होने के आधार पर दावा कर सकते हैं। तो इसके चलते समुद्र की स्वतंत्रता पर विवाद चल पड़ा है और चीन ये अल्पमत राय रखता है, जो अल्पमत है कि अनक्लॉस उसे अपने EEZ के माध्यम से आर्थिक गतिविधि और विदेश सेनाओं के नेविगेशन और ओवरफ्लाइट दोनों को विनियमित करने की अनुमति देता है। हालांकि ये नहीं, अनक्लॉस के तहत ये अनुमति नहीं मिलती है उसे। और प्राकृतिक रूप से निर्मित ऐसी जो लैंड फीचर्स हैं, जब हाई टाइड होती है, उच्च ज्वार होता है, उस समय जल के ऊपर रहती हैं, लेकिन वास योग्य नहीं है। तो उसमें आपको 12 समुद्री मील प्रादेशिक समुद्र का अधिकार मिलता है, लेकिन वे 200 समुद्री मील EEZ का अधिकार चाहते हैं, जो कानून के तहत नहीं है जी। तो इसके चलते इस समुद्र में खतरनाक मुठभेड़ हो सकता है कभी भी। और अभी हमने देखा है कि चीन और यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवीज हैं उनमें काफी इजाफा हुआ है और आगे चलकर ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पर समझना ये है कि भारतीय नजरिए से, यानी यह भारत से काफी दूर है, फिर भी भारत के हित वहाँ किस रूप में प्रभावित हो सकते हैं या भारत की भूमिका वहाँ क्या हो सकती है। वैसे ये स्पष्ट है कि ये हम सभी जानते हैं कि दुनिया का एक बड़ी मात्रा में व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। तो क्या हमारे हित भी प्रभावित हो रहे हैं, जिसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए? हमारे हित इसीलिए प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि चीन चाहता है कि 9 लाइन के तहत जितना भी समुद्र है उसके ऊपर उसका प्रभुत्व रहे और वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट्स के ऊपर अपना नियंत्रण रख सके। लेकिन क्योंकि ये अनक्लॉस के लॉ के तहत नहीं है, इसलिए भारत समेत कई ऐसे देश हैं, दूसरे देश भी हैं, जिन्होंने कई बार ये एक्सप्रेस किया है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है वो सर्वोपरि है। सभी देशों का जो व्यापार है, जैसे कि आपने कहा, इन वाटर से गुजरता है जी। तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण तो ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया कि कभी भी कोई भी इंसिडेंट यहाँ पर हो सकता है। और तीसरा कारण यह है कि चीन ने खुद की जो एक्टिविटीज हैं यहाँ पर, उसने कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कई सालों से जारी रखा है
तो जैसे कि 2013 और 2015 के बीच चीन ने दक्षिण चीन सागर की स्ट्रैटजी द्वीप श्रृंखला में काफी द्वीप निर्माण कार्य किया है। तो इसके तहत लगभग 5 वर्ग मील कृत्रिम भूभाग का निर्माण चीन कर चुका है और उसके बाद उसने द्वीपों के ऊपर जो कृत्रिम द्वीप हैं उनके ऊपर अपनी सेना भी तैनात करी है और एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज भी तैनात करी हैं और कुछ द्वीपों पर चाइनीज मेनलैंड से पॉपुलेशन लाकर उन्हें वहां बसाया गया है। तो ये सब एक्टिविटीज जो हैं ये एग्रेसिव एक्टिविटीज हैं। बाकी के देश जो साउथ चाइना सी में जिनका क्लेम है वो तो अफेक्टेड हैं ही, लेकिन बाकी जो कंट्रीज जो बाहर हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जिनका व्यापार यहाँ से जाता है, इनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। आप दक्षिण चीन सागर में भारत के हितों और भागीदारी को किस रूप में आकलन करते हैं? हमारा हित वहां किस रूप में प्रभावित हो रहा? हमारा हित वहां पर मेनली ट्रेड और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कनेक्टिविटी के ऊपर प्रभावित हो रहा है। लेकिन उससे ज्यादा जिसको हम बोलते हैं एक प्रिंसिपल का मुद्दा है, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज साउथ चाइना सी में हो रही हैं, कल अगर किसी और भूभाग में और समुद्र में चीन वही एक्टिविटीज करता है, हम देखें अगर इंडियन ओशन में इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं तो उसका प्रभाव सीधे भारत पर पड़ेगा। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज को अभी से अपोज किया जाए ताकि ये प्रिंसिपल आगे न बढ़े। भारत की नीति रही है, प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि एक्ट ईस्ट की हमारी नीति होनी चाहिए और जो पूर्व के हमारे देश हैं वहां हमें अपने कारोबारी हितों का वहां द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना चाहिए। तो वैसे में जो दक्षिण चीन सागर है उसकी क्या भूमिका हो सकती है और हमें अपने हितों को किस रूप से वहां रणनीतियां अपनानी चाहिए अपने हित की रक्षा के लिए? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नीति को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसके चलते हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ अधिक रणनीतिक एवं सक्रिय संलग्नता की ओर बदलाव को चिन्हित किया गया है। यह नीति विकास बदलते राजनीतिक परिदृश्य के प्रति भारत की स्वीकार्यता और एक्ट ईस्ट नीति के साथ अधिक सक्रिय और बहुआयामी विदेश नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता को परिलक्षित करता है। जैसे आपने बताया, न केवल आर्थिक एकीकरण बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी और विस्तृत सुरक्षा सहयोग पर भी बल दिया गया है। तो जबकि हम देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी में इस तरह के डिस्प्यूट चल रहे हैं जी, तो उसमें रक्षा सहयोग काफी ऊपर आ गया है प्रायोरिटी। सर, एक समय था जब भारत सामरिक क्षेत्र में विशेष रूप से अस्त्रों के आयातक के रूप में जाना जाता था, जबकि अब हम कुछ अस्त्रों का निर्यात करने की स्थिति में भी आ गए हैं और जो उस क्षेत्र के कुछ देश हैं उनके साथ हमारा सामरिक भागीदारी बढ़ रही है। ऐसे में क्या हमारे हित प्रभावित होंगे चीन के साथ, यानी अस्त्रों के निर्यात के को देखते हुए, और चीन सागर में जो हमारे जहाजों की आवाजाही होगी, या कह लें कि आसपास के इन सीमाओं से लगते हुए जो देश हैं उनके साथ जो हमारे कारोबारी हित अच्छे हैं वह क्या प्रभावित हो सकते हैं? हमने देखा है कि कुछ सालों में वियतनाम ने ब्रह्मोस मिसाइल का आयात शुरू किया है, जो कि फिलीपींस और वियतनाम उसके प्रमुख बेनिफिशियरी देश हैं और इसके चलते चीन चिंतित है, क्योंकि अगर इन देशों के साथ हमारे सुरक्षा संबंध बढ़ते हैं तो चीन को डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है। एक तो वो बात है, दूसरा ये कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में भारत ने साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों के साथ में एमओयू साइन किए हैं और जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो सिंगापुर और गुरुग्राम से जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां से रियल टाइम इंफॉर्मेशन सभी देशों के साथ शेयर करते हैं। तो उसमें जो कोस्ट गार्ड किस तरह से अपने आप को ढालें और किस तरह से अपनी सुरक्षा की जो प्लान्स हैं उसकी प्लानिंग अच्छी तरह हो सके, उसमें सहायता मिलती है। और आगे चल के मुझे लगता है कि ये जो एस्पेक्ट है डिफेंस कोऑपरेशन का, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का, इसमें काफी वृद्धि होगी। यहाँ पर हम आप ही के कहले की बात को आगे बढ़ाते हुए समझना चाहेंगे कि दक्षिण चीन सागर में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां से निपटने में भारत को किन देशों के साथ या क्षेत्रीय संगठनों के साथ अपना सहयोगात्मक प्रयास बढ़ाना चाहिए? आगे चलकर भारत ने अभी सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस के साथ में
जो साझेदारी करी है वो आगे चलकर इंडोनेशिया और दूसरे जो आसियान देश हैं उनके साथ भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि मैं समझता हूं कि आजकल के हालात में म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे जो देश हैं उनके साथ में ये जो साझेदारी है इसको आगे बढ़ाने में इतनी आसानी नहीं होगी, क्योंकि ये देश जो हैं वो चीन के कैंप में है और इस तरह से कैंप में रहे तो इनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन जो है उसको बढ़ाने में कोई इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन जितना भी भारत कर सकता है उसको करना चाहिए ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो बैलेंस है वो बना रहे। यहाँ पर एक सवाल और हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए। आखिर चीन की इतनी अधिक आपत्ति किस बात को लेकर है? क्या वह अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून हैं, उनका उल्लंघन करते हुए आखिरकार क्यों? यानी ऐसी कौन से तथ्य हैं या उस जो सागर है, दक्षिण चीन सागर है, वहां क्या कारोबारी या गैस तेल संबंधी या आर्थिक हित संबंधी ऐसा क्या छिपा हुआ है या है बड़ा भंडार है जिसके चलते चीन पूरा कब्जा अपना चाहता है उस पूरे क्षेत्र पर? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि वहां पर तेल का बड़ा भंडार है और उसके साथ साथ इस इलाके में सीबेड मिनरल्स का बहुत बड़ा डिपॉजिट है और जो भी देश इस समुद्री पार्ट को कंट्रोल करेगा नेचुरली उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उसका कब्जा मिल जाएगा। कोई विशेष सुझाव आप देना चाहेंगे जिससे दक्षिण चीन सागर में भारत की समुद्री सुरक्षा स्थिति और बेहतर हो सके, मजबूत हो सके और हम तटस्थ रहकर भी भारतीय हितों की रक्षा कर सके? मेरे विचार से भारत को विशेष रूप से अनक्लॉज पर बल देना चाहिए और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के विरुद्ध जो भी रुख है, जैसे चीन का रुख है, उसको अपोज करना चाहिए और बाकी देशों से भी जो आसियान के देश हैं उनसे भी बातचीत करनी चाहिए कि वे जो चीन के साथ बातचीत में लगे हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ऊपर, उससे अधिक रूप से आगे बढ़ते हैं और जो चीन का जो व्यू पॉइंट है, क्योंकि वो लॉफुल नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करने में कोई चुनौती नहीं होनी चाहिए। यानी मुख्य रूप से अधिकार की लड़ाई है, पूंजी की लड़ाई है और जिस व्यक्ति को जितना अधिक संसाधन वहां से दोहन कर सके, इसलिए अपनी पूरी क्षमता लगा रहा है चीन वहां पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए। सार रूप में यही तत्व है। जी, श्रोताओं की ओर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दक्षिण चीन सागर में भारतीय समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अनिल बाधवा और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।